पिछले 3 क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हालांकि हमारा 4 क्लास हो चुका है ना। सबसे पहले वाला क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंशिएट पढ़े थे, जैसे एडी में, फिर से बीसी में, फिर सीई, बीसीई, इन सब में हम लोग डिफरेंस पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से हमारा मैप का जो तरीका था वो बदलता चला गया, है ना। सबसे पहले मैप हमारा कैसा दिखता था, उसके बाद फिर हमारा मैप कैसा दिखने लगा, ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुछ मतलब समझे थे, है ना, जैसे हिंदुस्तान या और फिर से फॉरेनर, इन दोनों का मतलब भी हम लोग समझे थे, समझ चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, है ना। वो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें ना। जब हम लोग यहाँ पे हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज पढ़ रहे थे तो हम लोगों को ये मालूम चला था कि आखिर बड़े बड़े इतिहासकार, है ना, उस समय पे किस प्रकार से हिस्ट्री को ध्यान में रखते थे, किस प्रकार से वो लोग हिस्ट्री के बारे में पता लगाते थे, ये हम लोग जाने थे। सिक्का को देख के पता लगा देना, फिर से दीवार में कुछ पेंटिंग है, कुछ लिखा हुआ है, उसको देख के पता लगा देना, इस प्रकार का हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं ना, 700 सी से लेकर 1750 सी तक के बीच में बहुत सारे ऐसे हमारे पॉलिटिकल ग्रुप का मतलब हो गया कि बहुत सारे ऐसे कास्ट थे, जाति थे, जो कि उस समय पे इमर्ज हो रहा था। इमर्ज हो रहा था मतलब क्या, नए नए कास्ट उस समय पे बन रहे थे, नए नए जाति उस समय पे बन रहे थे। जैसे आज हमारे समाज में देखा जाए तो यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है ना, ये सब क्या है हमारा, ये सब अलग अलग कास्ट है ना। उसी समय से हमारा ये कास्ट सिस्टम जो है ना चलना शुरू हो चुका था। किस समय से, 700 से लेकर 1750 सी तक का जो पीरियड रहा है, उस पीरियड में बहुत सारा जाति हमारा नया बना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दिस पीरियड बिटवीन 700 एंड 1750 न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। पर्शियन व्हील इन इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, देखो तुम्हारे बुक में ना एक पिक्चर दिया हुआ है, उसके बारे में जरा देखो। उसके वो है हमारा पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे, यदि तुम ऑनलाइन वाले बच्चों को देखना हो तो आप पेज नंबर आप निकाल सकते हैं 7। देखो यहाँ पे एक व्हील दिख रहा है ना, पेज नंबर 7 में एक व्हील दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक में। ये जो तुमको व्हील दिख रहा है, ये व्हील हमारा इन्वेंशन, इस व्हील का इन्वेंशन कब हुआ, उसी पीरियड में हुआ, ठीक है ना। 700 सी से लेकर 1750 सी के बीच में ही हमारा जो है ये पर्शियन व्हील है। समझ में आ गया। पर्शियन व्हील का मतलब क्या हुआ, पर्शियन व्हील का मतलब क्या हुआ, ये पेरिस में चलता होगा पहले, वहीं पे इसका इन्वेंशन पहली बार हुआ होगा। तो ये हो गया हमारा पर्शियन व्हील। इसका हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ में, इरिगेशन में, यानी कि खेत का सिंचाई करने में। समझ में आ गया। तो उसी समय पे हमको ये पर्शियन व्हील का इन्वेंशन देखने को मिला। उसके बाद फिर से स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। वीविंग याद करो, हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर साइंस में, फाइबर टू फैब्रिक। वीविंग क्या था, एक प्रोसेस था जिससे कि हम लोग अपने कपड़े को बुनाई करते हैं, है ना। तो स्पिनिंग व्हील भी यानी कि चरखा टाइप का उस समय पे इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट का मतलब ये हो गया कि ऐसा हथियार जिससे कि आपको आग जैसा गोला बारूद निकलने का देखने को मिलता होगा। जैसे लड़ाई वड़ाई होता है ना, जैसे आप टनल उनल टैंक वैंक देखते हैं लड़ाई में, तो उससे क्या होता है, कुछ गोला ऐसा निकलता है जिससे कि आग निकल रहा होता है। तो उस समय का कुछ हथियार जो है ना, उस समय पे इन्वेंशन हो चुका था। तो यदि कोई पूछे कि 700 सीई से लेकर 1750 सीई के बीच में किन किन टेक्नोलॉजीज का उस समय पे इन्वेंशन हो चुका था, तो क्या बताओगे। सबसे पहला पर्शियन व्हील, जिसका कि हम लोग खेती में यूज किया करते थे। दूसरा चीज स्पिनिंग व्हील, जिसको कि हम लोग कपड़े को बुनाई करने में यूज किया करते थे। उसके बाद फिर फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी कि लड़ाई झगड़े में जो हमारा हथियार यूज होता था, और वो हथियार वो भी कैसा, जिससे कि आग बालू गोला बारूद इस प्रकार का निकल सके। इन सारे चीज़ों का जो होता है ना, उस समय पे इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है न्यू फूड्स एंड बिवरेजेस अराइव्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट लाइक पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। अच्छा, कभी कभी तुमको लगता होगा ना कि जैसे हो गया आलू, मक्का, है ना, उसके बाद फिर हो गया हमारा मिर्ची, चिली, चाय, कॉफ़ी, क्या ये इंडिया का दिया हुआ है क्या, नहीं। ये इंडिया में नहीं उगता था पहले, ये बाहरी देशों से लाया गया और इंडिया में जाके इसका खेती किया जाना शुरू किया गया। बात समझ में आ रहे हो। तो ये नहीं समझना कि आलू,
फिर से मिर्ची हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, मक्का हो गया, ये सब इंडिया का ही देन है। नहीं, इन सब का फसल सबसे पहली बार इंडिया में नहीं हुआ था। इन सभी का फसल पहली बार किसी और देश में रहा होगा, लेकिन किसी और देश का जब यहाँ पे आदमी आया होगा तो वो आइडिया अपने साथ लेके आया होगा, हो सकता है बीज अपने पास लेके आया होगा। उस समय से हमारा इन्वेंशन यहाँ पे इन सारी चीज़ों का हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, फूड एंड बिवरेजेज। फूड का मतलब तो हम लोग जानते हैं, खाना भोजन हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आलू हो गया, मक्का हो गया, फिर से चीली हो गया, फिर से चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब हमारा क्या है, फूड ही तो है मतलब, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे बिवरेजेज। बिवरेजेज का मतलब होता है नशीला पदार्थ। नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ भी जैसे हो गया हमारा अफीम। अफीम क्या हमारा एक नशीला पदार्थ है। फिर से वाइन हो गया, शराब हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये सब बिवरेजेज है, हमारा नशीला पदार्थ है। तो इन सब का इन्वेंशन भारत में नहीं हुआ है, इन सभी का इन्वेंशन बाकी देशों में हुआ है। लेकिन हाँ, उसका इन्वेंशन बाहरी देशों में होने के बाद हम लोग भी यूज़ करने लगे। क्या हम लोग अपने से यूज़ करने लगे क्या? नहीं, हम लोगों को यहाँ पे दिया गया। अब कैसे दिया गया ज़रा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well। देखो पहले क्या था, पहले का सिस्टम क्या था, पहले का सिस्टम ये था कि लोग इधर से उधर घूमते रहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। अब ज़रा देखो, मान लो कोई आदमी यदि अब चाइना से इंडिया आ रहा है, सपोज मान लो यदि कोई आदमी चाइना से इंडिया आ रहा है, तो क्या वो अपने साथ कुछ भोजन को लेकर नहीं आएगा? रास्ते में फिर खाएगा क्या, है ना। तो वो जब अपने साथ कुछ भोजन लेकर आएगा, जैसे मान लो मिर्ची लेकर आया, सपोज करो, हाँ खाने में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आलू लेके आ सकता है ना। फिर से कॉर्न मक्का लेके आ सकता है, मिर्ची लेके आ सकता है, टी लेके आ सकता है, कॉफ़ी लेके आ सकता है। मान लो लेके आया वो, उसके पास इंडिया वो पहुँच गया, उसके पास कुछ चीज़ें बच गई, या फिर मान लो सड़ गया, तो सड़ जाएगा, तो जब सड़ जाएगा तो उसको आदमी क्या करेगा, फेंक देगा, फेंक देगा ना। अब मान लो यदि वो उस चीज़ को वो फेंक दिया है, तो क्या वहीं पे हमारा दूसरा उसका बीज से पेड़ नहीं निकल जाएगा? तो वही चीज़ हो रहा था जब इंसान इधर से उधर घूम रहे थे, उस समय पे इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे वो, है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो अपने साथ कुछ भोजन को भी लेके चला करते थे। और यदि कुछ भोजन बच गया, सड़ गया, तो उसको जहाँ रुकते थे वहीं पे उसको फेंक देते थे। और फेंकने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे नया प्लांट हमारा उग गया और वहीं से उसका खेती भी होना शुरू हो गया। तो इसी प्रकार से भारत में हुआ होगा आलू का, फिर से मिर्ची का, फिर से मक्का का, कॉर्न का, फिर से टी का, कॉफ़ी का, इसी प्रकार से हुआ है। तो जो आदमी यहाँ पे आया वो अपने साथ साथ क्या लेके आया, वो खुद तो आया, वो खुद तो यहाँ पे आया, अपने साथ साथ फिर क्या लेके आ गया, कुछ चीज़ों का आइडिया भी लेते आ गया। जैसे हो सकता है कि मान लो वो यदि यहाँ पे बीज नहीं ला पाया, मान लो किसी चीज़ का वो बीज नहीं ला पाया, लेकिन उसके पीछे का आइडिया तो लेके आया होगा ना कि आखिर ये किस प्रकार से उगाया जा सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय लोग बहुत ही ज़्यादा इधर से उधर घुमा फिरा करते थे और अपने साथ खाना पीना लेके चला करते थे। तो इंडिया में भी वो खाना लेके आए होंगे और यहाँ पे उसका हो सकता है कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट बच गया होगा, सड़ उड़ गया होगा उसका खाना, तो वो फेंक दिए होंगे। फेंकने के कारण क्या हो गया होगा, बीच से एक नया प्लांट उग गया होगा। उसी प्रकार से इंडिया में उसका इन्वेंशन हो गया, आलू का हो गया, फिर से प्याज सॉरी मिर्ची का हो गया, फिर से चाय का हो गया, कॉफ़ी का हो गया, है ना। ये चीज़ याद रखना है। तो इंसान तो आए ही आए, अपने साथ कुछ ना कुछ आइडिया को भी लेते आए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। अब जरा देखो यहाँ पे, अब लोग नए नए आ रहे हैं, चाइना से लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से लोग चाइना में जा रहे हैं, उसके बाद फिर मान लो जापान से लोग इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से लोग जापान जा रहे हैं। उस समय पे ना वो टाइम पीरियड ही एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय के लोग बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा करते थे। तो ऐसा टाइम पीरियड है, ज़रा देखो अब नए लोग आ रहे हैं, नए आइडिया को लेके आ रहे हैं, नए चीज़ों के लेके आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे एक बदलाव देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना। जैसे यदि आपके घर में कुछ नया चीज़ आता है तो आपके घर में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप कपड़ा पहले हाथ से खींचते होंगे, अब मशीन आ गया तो क्या आ गया, घर में एक बदलाव आ गया, है ना। समझ रहे हो बात को। पहले आप साइकिल से चलते थे, अब आपके पास मोटरसाइकिल आ गया तो क्या हो गया, बदलाव आ गया, तो कुछ अलग देखने में लगता है ना। उसी प्रकार से सिस्टम पहले भी था, लोग आ रहे थे नए नए, अपने साथ कुछ आइडिया को लेकर आ रहे थे। उसके बाद कुछ कुछ अपने फूड के आइडिया को, फिर से बिवरेज के आइडिया को, यानी कि नशीला पदार्थ, इन सारे चीज़ों का भी आइडिया वो लोग अपने साथ लेकर आ रहे थे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें, कोई भी दिक्कत इसमें?
तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पीरियड था जिस समय पे हमारा देश का जो पूरा स्ट्रक्चर था ना वो ही बदल रहा था। ठीक है, हमारे मोहल्ले हमारे समाज में जिस प्रकार के लोग रहते थे उनका भाषा बोली रंग हर चीज़ बदल रहा था, कपड़ा रहने सहने का हर चीज़ बदल रहा था। जैसे देखो अब मान लो होता क्या है ना, मान लो चाइना से कोई इंसान इंडिया में आया है ना, और ये भी मान लो कि चाइना में कोई पर्व त्यौहार मनाया जाता होगा, और चूंकि वो अब इंसान इंडिया में आ गया तो क्या वो चाइना का पर्व त्यौहार मनाना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, इंडिया में रहते हुए भी वो मनाएगा। तो एक ही मोहल्ले में क्या होगा, कोई दिवाली मना रहा है ना, फिर से कोई मुहर्रम मना रहा है, कोई क्रिसमस मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, समझ रहे हो बात को? या फिर कोई यदि चाइना का आदमी है तो वो बुद्ध भगवान का पूजा कर रहा है। इस प्रकार का हमारा क्या हो रहा है, एक ही समाज में ना अलग अलग तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। तो उस समय पे हमारा पूरा का पूरा समाज बदल रहा था, इकोनॉमिकली बदल रहा था, मतलब क्या, आर्थिक रूप से भी हमारा पूरा कंट्री बदल रहा था। हालांकि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इधर से उधर जा रहा था, उधर का उधर सिस्टम आ रहा था, हर चीज़ बदलाव देखने को मिल रहा था पूरा। उसके बाद पॉलिटिकली का मतलब क्या हो गया कि कंट्री में किस प्रकार का सिस्टम था वो भी हमारा बदल रहा था। कोई दूसरा आइडिया लेके आ रहा है, कोई दूसरा आइडिया लेके जा रहा है, ये क्या है, हमारा पॉलिटिकली तो है, समझ गए? उसके बाद फिर सोशल एंड कल्चरल, यानी कि एक ही समाज में रहने वाले इंसान, हर एक तरह के इंसान हर एक तरह के त्यौहार को मना रहा है, हर एक तरह के फेस्टिवल को वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार का हमारा उस समय जो बदलाव था वो देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी भी इन्वेंशन नए नए हो रहे थे, नए नए आइडिया भी डेवलप हो रहे थे, नए नए फूड बेवरेजेस का भी इन्वेंशन हो रहा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड अलॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखो ये एक ऐसा पीरियड है ना जिस समय की लोग, ये एक ऐसा पीरियड है जिस समय की लोग ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जी सके, इसके लिए भी वो ट्रैवल किया करते थे। जैसे देखो मान लो किसी इंसान को चाइना में मन नहीं लग रहा है, उसका पालन पोषण चाइना में नहीं हो पा रहा है, उसको चाइना में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, चाइना में उसके पास कमाई ही नहीं है, वो काम करके अपने फैमिली का पेट ही नहीं पाल रहा है, तो वो कहाँ मूव कर जाएगा? इंडिया कर जाएगा, या तो नेपाल कर जाएगा, या तो भूटान कर जाएगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं ना, और एनसीईआरटी बुक भी आपसे ये कहना चाह रहा है कि वो एक ऐसा पीरियड था जिस समय कि लोग अपने बेहतर जीवन के लिए मूव भी कर रहे थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव कर रहे थे, समझ गए बात को? जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, यदि आप आज फिजी कंट्री जाएंगे, फिजी एक छोटा सा कंट्री है, यदि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अधिकतर इंडियन ही मिल जाएंगे। इंडियन फिजी में आपको बहुत ज़्यादा हद तक इंडियन देखने को मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि बहुत समय पहले हमारे कंट्री इंडिया से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएँ, इस सोच में वो लोग बाकी कंट्री में चले गए थे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसा पीरियड था जिस समय कि बहुत सारे लोग इधर से उधर मूव कर रहे थे और इधर से उधर मूव कर रहे थे, किस चीज़ के लिए? ताकि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाए, समझ गए? अच्छा, जैसे आज हमारे गाँव में क्या होता है, यदि किसी को इनकम नहीं हो पाता है, जिसका कमाई नहीं हो पाता, वो कहाँ स्विच करता है? शहरों में स्विच करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाए। उसी प्रकार से उस समय पे क्या था सिस्टम, जिस इंसान के पास खाने का पैसा नहीं है, जिसके पास खाने का 2 वक्त का रोटी नहीं है, वो क्या करता था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री स्विच कर जाता था। समझ में आ गया? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिजी। फिजी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि आपको अधिकतर इंडियन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत्स, a name derived from राजपुत्र द सन ऑफ अ रूलर। उस समय पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो था वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक ऐसा हमारा उस समय पे कास्ट था जो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, उस कास्ट का नाम था राजपूत। और राजपूत तो आज भी हमारे समाज में कास्ट है। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 2 वर्ड मिला हुआ है, राजपूत में 2 वर्ड मिला हुआ है, राजपुत्र। राजपुत्र इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द सन ऑफ अ रूलर, मतलब कि एक राजा का बेटा। राजा का मतलब क्या? राजा। पुत्र, पुत्र का मतलब क्या? बेटा, यानी कि राजा का बेटा क्या कहलाएगा? राजपुत्र कहलाएगा। तो उस समय पे जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा था कोई ग्रुप, यानी कि कोई कास्ट आगे यदि बढ़ रहा था तो वो था हमारा कास्ट राजपूत, ठीक है ना। और राजपूत का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अ सन ऑफ रूलर। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बगल
है ना, द सन ऑफ अ रूलर। अब जरा देखो, अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि राजपूत जितने भी कास्ट होंगे वो सारे के सारे राजा का बेटा ही होगा, नहीं। राजपूत एक कास्ट था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राजा का बेटा। लेकिन अब ऐसा नहीं समझ लेना है कि राजपूत जितने भी होंगे वो सारे के सारे राजा का बेटा ही होगा, नहीं। राजपूत कास्ट में और भी हमारे आते थे, और भी हमारे आते हैं। जैसे आप मान लीजिए, यदि हमारा एक रिलीजन ले लीजिए हिंदू, हिंदू में क्या है हमारा, हिंदू में हमारा क्या, राजपूत है, भूमिहार है, फिर से यादव है, चौधरी है, ठाकुर है, बनिया है, ये सब क्या है हमारा एक रिलीजन है, उसके अंदर हमारा एक छोटा मोटा कास्ट है। उसी प्रकार से एक कास्ट हमारा था राजपूत। और अब ऐसा नहीं समझ लेना है कि राजपूत है तो हर कोई राजा का बेटा ही होगा जिसको हम लोग राजपूत कहेंगे, नहीं। इसके अलावा भी हमारा उसमें हुआ करता था कोई। जैसे कौन होता था, जैसे देखो यहाँ पे, द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तुम वर्ड सुने होगे क्षत्रिय, है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे कि राजपूत में हमारे कौन कौन लोग आते थे। सबसे पहला तो वो आते थे जो कि क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि युद्ध में, लड़ाई पीट में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे यदि आप कोई पुराना सीरियल देखें या फिर पुराना कोई मूवी देखें जिसमें कि कोई लड़ाई कर रहा हो, तो 90% पॉसिबिलिटी बनता है कि वो सामने वाला क्या होगा, क्षत्रिय कास्ट का होगा। और क्षत्रिय कास्ट का मतलब भी होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि लड़ाई, युद्ध में जो लड़ाई उड़ाई होता है ना, उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उनका काम ही मतलब ये रहता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। तो राजपूत का मतलब ये नहीं समझना है कि हर कोई इसमें राजा का बेटा ही होगा, नहीं। वो एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, लेकिन हाँ वही इंसान हो सकता है, वही इंसान हो सकता है जो कि लड़ाई पीट में यानी कि वॉर में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो। समझ गए बात को। जैसे मान लो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, यदि हम लोग लड़ाई पीट में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे, राजपूत कहलाएंगे। ये सिस्टम पहले था, लेकिन आज तो उतना लड़ाई पीट होता नहीं है। आज तो राजा वाजा शासन है नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ राजपूत कास्ट तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहला हमारा राजपूत में कौन आते थे, सबसे पहला हमारा आते थे क्षत्रिय कास्ट। और क्षत्रिय का मतलब हमेशा समझना क्या है, क्षत्रिय का मतलब हमेशा समझना है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लड़ाई पीट यानी कि युद्ध में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, उसके बाद फिर लिखा हुआ है ना, उसके बाद फिर लिखा हुआ है द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेंस। चिफ्टेंस का मतलब क्या होता है, हमको कोई बताओ। चिफ्टेंस का मतलब होता है कि ना एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही बड़े पद का हो, जो कि बहुत ही बड़े पद का हो। जैसे हो सकता है कि राजा के अंडर में बहुत सारे छोटे मोटे मंत्री काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कर देंगे, चिफ्टेंस कर देंगे। समझ गए बात को। तो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, द टर्म नॉट जस्ट रूलर्स, the term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent। तो जब भी आपके सामने राजपूत वर्ड का जिक्र हो क्लास 7 में, तो आप केवल ये ना समझें कि राजा का बेटा ही होगा जिसको हम राजपूत कहेंगे, नहीं। वो भी इंसान हो सकता है राजपूत जो कि लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो। पहला वो हो गया, दूसरा हमारा हो गया सोल्जर, तीसरा हो गया हमारा मिलिट्री उलिट्री जो भी हो गया ना, ये सारा हमारा क्या हो गया, कमांडर हो गया। ये सारा हमारा किस में आएंगे, राजपूत कैटेगरी में ही आएंगे। मोटा मोटी यदि एक शब्द में कहा जाए कि आपसे कोई पूछे कि बेटा राजपूत कौन होते हैं, तो आप बताएंगे अंकल जी राजपूत वो होते हैं जो कि युद्ध में या फिर लड़ाई पीट में उस समय पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। समझ गए बात को, कोई डाउट। अब उसमें हमारा क्या हो सकता है, आर्मी या सोल्जर हो सकता है, कमांडर हो सकता है। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, और ये सब चूँकि वो कमांडर है, आर्मी है, और चूँकि वो जाति से राजपूत हैं, तो वो किसके लिए लड़ाई करेंगे, किसी न किसी राजा महाराजा के लिए लड़ाई करेंगे। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद किवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, किवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है बड़ा सुंदर सा, तुम्हारे नोट्स में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, किवलरिक। किवलरिक इसको मिलनी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट। अ किवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट एक्सट्रीम वैल्यूर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वेयर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय द पोएट्स एंड बार्ड्स। देखो यहाँ पे, अब चूंकि राजपूत हैं तो राजपूत का कुछ खासियत होता है, राजपूत का कुछ
खासियत होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। समझ के बात को? यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कैवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को मेंटेन करना। और यदि आप उस समय के राजपूत से यदि मिलते हैं कभी भी, हालांकि उस समय तो हम लोग थे नहीं, लेकिन उस समय पे जो राजपूत हुआ करते थे जो कि युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे ना, वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। फॉर एग्जाम्पल यदि सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है, उठना है, एकदम कंपलसरी हो जाता था, उठना है तो उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए बात को? ये हो गया। उसके बाद फिर यदि रात को 10 बजे सोना है तो सोना ही है, चाहे कितना ही काम क्यों ना आ जाए। मतलब कि राजपूत का उस समय पे एक पहला क्वालिटी था कि वो लोग डिसिप्लिन को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करके रखते थे। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या है? एक्सट्रीम वेलियर। एक्सट्रीम वेलियर का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम वेलियर का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग बहादुर, बहुत ही ज़्यादा तेज, है ना, बहुत ही ज़्यादा बहादुर, मतलब कि बहुत ही फुर्तीला रहते थे वो लोग, बहुत ही बहादुर। समझ गए बात को? उसके बाद फिर क्या है? अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। और ईमानदारी तो इतना होता है कि पूछो मत, ईमानदारी इतना होता है कि पूछो मत। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बेईमानी कर लिए कहीं पे, नहीं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ उस समय पे राजपूत का जो क्वालिटी हुआ करता था वो क्या क्वालिटी हुआ करता था, सबसे पहला बात तो ये कि वो लोग डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन करते थे। दूसरा बात ये कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा बहादुर हुआ करते थे। तीसरा ये कि वो लोग बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे। 3 क्वालिटी आपको हमेशा बताना है राजपूत के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए। और ये राजपूत हमारा क्या था? एक कास्ट था। और ये कास्ट राजपूत का मेनली काम क्या होता था? युद्ध में, लड़ाई, वार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, और ये क्वालिटी इनको कौन कह रहा था, कौन बता रहा था कि ये क्वालिटी इनके पास है? पोएट्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स का मतलब हो गया बड़े बड़े लेखककार, बड़े बड़े कवि। ये लोग बताते थे कि राजपूतों का जो क्वालिटी होता है ना वो 3 क्वालिटी होता है। पहला हो गया वो कि बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। दूसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग बहादुर होते हैं। तीसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग ईमानदार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द मराठाज। उसके बाद राजपूत के बाद भी और भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि उस समय पे इमर्ज हो रहे थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं समझना है कि केवल राजपूत ही था, नहीं, उसके अलावा भी था। जैसे मराठा हो गया, सिख हो गया, जट्स हो गया, अहोम्स हो गया, उसके बाद क्यास्थाज हो गया। ये सब हमारा क्या है? ये सब ऐसे कुछ कह सकते हो कास्ट है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि उस समय पे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। समझ गए? और वो ग्रुप ऑफ पीपल उस समय पे बहुत ही कम हुआ करते थे, उसका संख्या उस समय पे बहुत ही कम हुआ करता था। लेकिन आज इन सभी का एक कास्ट ही बन गया है। जैसे यादव अलग कास्ट है, भूमिहार अलग कास्ट है, राजपूत अलग कास्ट है, चौधरी अलग कास्ट है, बनिया अलग कास्ट है, धोबी अलग कास्ट है। समझ गए बात को? समझ रहे हो? तो उस समय पे छोटे मोटे लोग हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल 1 लाख 2 लाख लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। लेकिन आज देखा जाए तो वही सारा का सारा ग्रुप आज क्या हो गया? एक कास्ट में कन्वर्ट हो गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रखना है कुछ समय पे हमारा राजपूत के अलावा भी कुछ ऐसे कास्ट थे जो कि इमर्ज हो रहे थे, यानी कि आगे बढ़ रहे थे। तो पहला आप नाम ले सकते हैं मराठा का, दूसरा आप सिख का, जट्स का, अहोम्स का और क्यास्थाज का। इन सभी का हम लोग नाम ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यास्थाज। क्यास्थाज का मतलब क्या होता है? आ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। जो लोग, स्क्राइब्स का मतलब होता है ना, स्क्राइब्स का मतलब लेखक, स्क्राइब्स का मतलब लेखक जो कि किताब उताब लिखते हैं, उसका मतलब हो गया हमारा स्क्राइब्स। और सेक्रेटरीज का मतलब हो गया, सेक्रेटरी जैसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं ना कि फलाना आदमी फलाने का सेक्रेटरी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उसका काम धाम जो भी होगा ना वो देखता है। जैसे प्रधानमंत्री का क्या होता है? एक सेक्रेटरी होता है। मुख्यमंत्री का क्या होता है? सेक्रेटरी होता है। उसका क्या करता है? वो सारा काम धाम वो अपना देखता है ना? तो जो लोग लेखक हुआ करते थे और जो लोग सेक्रेटरी का काम क्या करते थे, यानी कि उसके पीछे उसका देखभाल का काम क्या करते थे, वो हमारा कहलाता था क्यास्थाज। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्यास्थाज ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? थ्रू दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, ये एक ऐसा पीरियड था ना, एक ऐसा पीरियड था यहाँ पे, जैसे देखो, चूँकि 700 सी से लेकर 1750 सी के पीरियड को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसा पीरियड था जिस समय की पॉपुलेशन हमारा ना बहुत ही बढ़ रहा था।
पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ रहा था और उस समय पे जंगल बहुत हुआ करता था, जंगल उस समय पे बहुत हुआ करता था। जैसे आज हमारे आसपास देख लो, पटना में हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्डिंग देखने को मिलेगा। बहुत समय पहले यदि आप कोई आदमी से यदि आपके आसपास हो जो कि 30-40 साल से पटना में रह रहा हो, उससे यदि आप कभी पूछिए कि दादाजी या फिर दादी जी पहले पटना का हाल क्या था, वो आपको बताएंगे। पटना का हाल पहले इतना, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जंगल टाइप का था यहाँ पे, समझे बात को। जब बारिश होता था ना तो वो पूरा एकदम काला कीचड़ से भर जाता था, लेकिन आज देखो कितना सुंदर देखने में लगता है ना। तो उस समय पे भी ना हमारा बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे जंगल पेड़ पौधा लगा रहता था। और चूंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है हमारा, तो चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इंसान को क्या चाहिए, भोजन भी चाहिए ना। तो अपने भोजन के लिए जंगल को काटा जाता था उस समय पे। काटने के बाद, हाँ बोलो। हाँ, आप कह सकते हैं जैसे कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसको जंगल काट के घर बनाएगा ना। तो पहला आप कह सकते हैं घर के लिए, दूसरा चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या भूख तो लगेगा इंसान को, और खेती करने के लिए भी जंगलों को काटा जाता था। समझ गए बात को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जंगलों को काटा जा रहा था और खेती बाड़ी को बढ़ाया जा रहा था उस समय पे, एक ऐसा पीरियड था उस समय पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंजेस इन देयर हैबिटेट मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेयर फोर्स्ड टू माइग्रेट। अब देखो, चूंकि उस समय पे हमारा राजा महाराजा को शासन रहता था उस समय पे, तो जंगलों को क्या काटा जा रहा था। अब देखो, बहुत सारे लोग उस समय पे ऐसे हुआ करते थे ना जो कि जंगलों में रहा करते थे। अब चूंकि जंगल आप काट रहे हैं तो वो कहाँ रहेंगे, जंगल से उनको भागना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट का मतलब क्या, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। समझ गए बात को। तो चूंकि जंगल कट रहे थे उस समय पे, तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा था। तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। हैबिटेट का मतलब लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट। मतलब रेसिडेंट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कि आप अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। जैसे हमारा रेसिडेंट हमारा क्या, हमारा घर है, हम अपने घर में रहते हैं। यदि हमको अपने घर से कोई भगा दे तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह हमको जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ वहाँ पे भी था। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ था, मैनी स्टार्टेड टीलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। तो जब उस समय जंगलों को साफ किया जा रहा था, खेती बाड़ी किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग उस समय पहले क्या थे, जंगलों पे निर्भर रहा करते थे। जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, लकड़ी से अपना घर आग जला के खाना पकाना, जंगलों से कुछ सामानों को इकट्ठा करके मार्केट में जाके बेचना। बहुत सारे लोग उस समय पे कह सकते हैं हम लोग कि जंगलों पे निर्भर रहा करते थे। अब चूंकि जंगल ही काट दे रहे हैं तो आप लोग, वो लोग रहेंगे कहाँ पे, तो वो लोग क्या करने लगे, खेती बाड़ी में स्विच करने लगे, खेती बाड़ी में स्विच करने लगे, यानी कि वो लोग भी अब खेती बाड़ी पे ध्यान ज़्यादा देने लगे थे। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, These new peasants group gradually began to be influenced by regional market, chieftains, priests, monasteries and temples. अब देखो, अब चूंकि ये लोग इतने छोटे कास्ट के लोग हुआ करते थे, बहुत ही छोटे मोटे लोग हुआ करते थे, तो इनको ना बहुत ही ज़्यादा ना परेशान किया जाता था, परेशान किया जाता था। बात समझ में आ गया। जैसे मार्केट में गए, मार्केट में इनको जगह ना देना। जैसे मान लो यदि हम एक छोटा सा किसान है, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हम यदि मार्केट में गए, हम चाह रहे कि अपने सामान को बेचने के लिए, तो बड़े कास्ट के जो लोग हुआ करते थे उस समय पे, वो हमको सामान बेचने नहीं देते थे। समझ गए बात को। सर जो बड़ा कास्ट का लोग सब्जी लेता था। हाँ, उस समय पे भी। अब ऐसा नहीं समझो कि यदि केवल बड़ा कास्ट है तो वो सब्जी उब्जी नहीं बेच सकते, नहीं, उस समय पे भी सिस्टम था। अपना जीवन यापन करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है, जीवन चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इनको ना बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा भी होता था, बहुत से ज़्यादा इनको फ़ायदा भी होता था। जैसे देखो, अब कोई इंसान जंगल से निकल के अपना सामान जाके मार्केट में बेच रहा है, तो क्या उसका फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। समझ के बात को। तो ये बात हो गया। उसके बाद दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड वे रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। अब इसके सामने जो एक सबसे बड़ा समस्या आया, वो समस्या आया टैक्स का। किसका, टैक्स का। अब देखो, चूंकि छोटे मोटे ये लोग किसान हुआ करते थे, जंगलों में रहा करते थे, जंगलों से हटा दिया तो मार्केट में अपना सामान बेचते थे, तो इनके ऊपर ये पाबंदी लगा दिया है ना कि यदि अब आप मार्केट में जाके सामान बेचेंगे तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में गए, आज मार्केट में जाके हम अपने 100 रुपये का सामान बेच दिए,
100 रुपये में से 10 रुपये हमको देना पड़ेगा किसको, अपने राजा महाराजा को, समझ गए। तो ये टैक्स का जो सिस्टम था ये उस समय पे लगा दिया गया था। किसके ऊपर, जो भी सामान बेचते थे उनके ऊपर कहा गया यदि आप सामान बेचेंगे तो आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ रुपए आप हमको दे दीजिए। तो टैक्स का सिस्टम उस समय पे भी हमारा चल रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंगस्ट पीजेंट्स। अब देखो, चूँकि यदि आप जंगलों से हटा रहे हैं लोगों को, जंगलों से हटा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, आप मार्केट में जगह नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि सब्जी मंडी में गए, हमको सब्जी बेचने का इजाज़त नहीं है, बड़े कास्ट के ही केवल लोग बेच सकते हैं सब्जी। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये कि चूँकि हम लोग छोटे कास्ट के आदमी हैं तो हमसे आप टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं। ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ना। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंस क्या कर रहा था, ये डिफरेंस सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, यानी कि दूरी पैदा कर रहा था। समझ गए बात को। जैसे यदि अभी आप लोग क्लास में यहाँ पे बैठे हुए हैं, यदि हम कहें कि जो बच्चा तेज पढ़ने में उसको आगे बैठा दो और जो बच्चा कम पढ़ने में तेज है उसको पीछे बैठा दो, तो क्या यहाँ पे भेदभाव होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी, होगा ना। उसी प्रकार से उस समय पे सिस्टम था कि जो जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा हुआ करता था, धन दौलत ज़्यादा हुआ करता था, उनको ना कुछ छूट मिलता था। जैसे कि आप टैक्स कम पे करेंगे, आपको बहुत सारा सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन जो छोटे कास्ट से बिलोंग क्या करते थे, उनको इन सारी सुविधाओं का मौका नहीं मिलता था। समझ के बात को। जिसके कारण हुआ क्या, जिसके कारण उसका एक डिफरेंस क्रिएट हो गया पीजेंट्स के बीच में, यानी कि किसानों के बीच में। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब देखो, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड हो रहा है। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है। अब यहीं से हमारा जो जाति वाला जो सिस्टम है ना, कास्ट वाला जो सिस्टम है, वो यहाँ से ही हमारा इमर्ज हो रहा था। क्या हो रहा था, इमर्ज हो रहा था। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड। जैसे जैसे हमारा समाज दूर फैल रहा था, गरीबों में और अमीरों में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, वैसे ही जाति भी क्रिएट हो रहा था। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रैंक्स वेयर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति। जो जिस जाति के पास, यानी कि जिस इंसान के पास ज़्यादा धन संपत्ति, पैसा ज़्यादा है, पावर जिसके पास ज़्यादा है, वो बड़े कास्ट के लोग कहलाएंगे, और जिसके पास धन संपत्ति पावर कम है वो लोअर कास्ट के लोग कहलाएंगे। बात समझ गए, कोई दिक्कत समझने में। लेकिन हाँ, ये जो रैंक दिया जाता था ना कि आपके पास धन संपत्ति ज़्यादा है तो आप बड़े कास्ट के लोग हुए, आपके पास धन संपत्ति कम है तो आप छोटे कास्ट के लोग हुए। ये जो रैंक दिया जा रहा था ना, ये रैंक परमानेंट नहीं होता था, यानी कि रैंक बदलते रहता था। जैसे मान लो यदि हम आज क्या हैं, बहुत ही अमीर हैं, आज हम क्या हैं, बहुत ही अमीर हैं, तो हमको किस में रख देगा, बहुत ही बड़े कास्ट में रख देगा, बहुत ही बड़े जाति में रख देगा। और आप बहुत गरीब हैं, आपको किस में रख देगा, बहुत ही छोटे कास्ट में रख देगा। लेकिन आपने क्या किया, मेहनत किया, आपके पास भी बहुत सारा धन संपत्ति पैसा आ गया, तो आपको भी क्या कर दिया जाएगा, बाद में बड़े कास्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये जो कास्ट वाला जो सिस्टम था वो परमानेंट नहीं था। समझ गए बात को। जैसे जैसे आपका धन संपत्ति बढ़ेगा, आपका वैसे वैसे कास्ट भी बढ़ता चला जाएगा। समझ गए बात को। ये सिस्टम उस समय पे था, लेकिन आज तो वैसा नहीं है, आज तो वैसा नहीं है। यदि आपके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप उसी कास्ट में रहेंगे जिस कास्ट में हैं। हाँ, लेकिन आज हमारे पास ये राइट है कि हम जिस कास्ट में जाना चाहें वो उस कास्ट में जा सकते हैं। यदि आज हम हिंदू रिलीजन में हैं तो हम मुस्लिम रिलीजन में जा सकते हैं, क्रिश्चियन में भी जा सकते हैं, और सर सिख में भी जा सकते हैं। हाँ बोलो, क्या डाउट है। जैसे दलित है वो राजपूत में जा सकता है? देखो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बात है। जो दलित है वो राजपूत में नहीं जा सकता है, यानी कि जिस रिलीजन में है वो उसी रिलीजन के अलग अलग कास्ट में वो नहीं जा सकता है। जैसे हिंदू क्या हमारा एक रिलीजन है, एक धर्म है हमारा। समझ गए बात को। और हिंदू ही रिलीजन में हमारा क्या है, दलित आता है, राजपूत आता है, ब्राह्मण आता है, फिर से भूमिहार आता है, बनिया आता है, यादव आता है। ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा हिंदू रिलीजन के अंदर छोटा मोटा कास्ट है ना। तो यदि कोई दलित कास्ट का इंसान यदि राजपूत कास्ट में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है। लेकिन एक हिंदू रिलीजन का कोई कास्ट जैसे दलित, यदि वो मुस्लिम रिलीजन में जाना चाहे, यानी कि दूसरे धर्म में जाना चाहे, तो वो जा सकता है। हमारे पास राइट है हमारे पास।
सर ये दलित और राजपूत वाला क्यों नहीं है? नहीं वो नहीं है, क्योंकि देखो इस पे ना रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। जैसे दलित जो है ना, आज हमारे इंडिया में दलित को क्या है, बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है, बहुत ही रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि बहुत जगह जगह पे उनको छूट मिलता है, लेकिन राजपूतों को उतना नहीं मिलता है। तो क्या कोई आदमी दलित से राजपूत में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, और ये हमारे यहाँ पे सिस्टम भी नहीं है। समझ गए बात को? यदि ऐसा होता, यदि ऐसा सिस्टम होता हमारे इंडिया में, तब तो हर आदमी राजपूत दलित में चके मिल जाता रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमारा संविधान ये होने ही नहीं देता है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये था ना कि रैंक फिक्स नहीं रहता था। यदि आप आज अमीर हैं तो यदि आप आज अमीर हैं तो आप बड़े कास्ट के लोग कहलाएंगे, कल जाके आप गरीब हो गए, आपका पावर घट गया, आपके पास धन संपत्ति जितना था तो वो घट गया, तो आप लोअर कास्ट में चले जाएंगे। तो ये रैंक जो था ना, ये कभी भी फिक्स नहीं रहता था, ये बदलता रहता था, समय के अनुसार ये चेंज होता रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कोड वैरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। वही बात लिखा हुआ है, एक ही जाति का जो स्टेटस हुआ करता था हमारा, एक ही जाति का, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बदलता रहता था। जैसे मान लो, जैसे ये हमारा भी क्या है, पुनाई चक है, पुनाई चक में मान लो एक आदमी है जो कि बहुत ही अमीर है, जो कि बहुत ही अमीर है। जैसे मान लो, चलो तुम्हारा भाई है, सपोज करो तुम्हारा भाई है, तुम दो भाई हो, क्या हो, तुम दो भाई हो, और तुम्हारा एक भाई रहता है पुनाई चक में और एक भाई रहता है राजवंशी नगर में। चलो मान लो कि तुम दो भाई हो, पहला बात तो ये कि तुम दो भाई हो, तुम खुद रहते हो पुनाई चक में और तुम्हारा भाई रहता है राजवंशी नगर में। ठीक है, तुम बहुत अमीर हो, बहुत अमीर हो तुम चूंकि बहुत अमीर हो तो तुमको किस कास्ट में रख देगा, ऊंचे कास्ट में रख देगा ना। और तुम्हारा भाई चूंकि राजवंशी नगर में रहता है तो वो बहुत गरीब है, तो उसको किस में रख देगा, लोअर कास्ट में रख देगा। मतलब ये कि तुम एक ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तुम एक ही घर से बिलोंग करते थे ना, तुम दोनों भाई हो, लेकिन तुम अमीर थे तो तुमको बड़े कास्ट में रख दिया, तुम्हारा भाई गरीब था तो उसको अलग कास्ट में रख दिया। मतलब ये हो गया कि जो रैंक दिया जाता था, यानी कि रैंक गरीब और अमीर का, ऊपर और नीचे कास्ट का, ये कभी भी फिक्स नहीं रहता था। जिस इंसान के, हाँ बोलो। ऐसे नहीं रहता था कि इसके कोई रिलेशन में अमीर है तो उसको भी अमीर कहा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता था उसमें। यदि मान लो, यदि मेरे घर में, यदि मेरे फैमिली मेंबर में 20 आदमी हैं और 20 आदमी में से 10 आदमी अमीर है तो उसको ऊंचे कास्ट में रखेगा, और यदि 10 आदमी गरीब है तो उसको नीचे कास्ट में रखेगा। ये पहले सिस्टम था। समझ गए बात को? लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे समाज में ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जो रैंक था, यानी कि ऊंचा कास्ट का नीचा कास्ट का रैंक जो था, ये कभी भी फिक्स नहीं रहता था, ये बदलता रहता था हमारा अकॉर्डिंग टू समय के अनुसार, ये हमारा बदलता रहता था। आज हम अमीर बन जाएंगे, ऊंचे कास्ट में चले जाएंगे, गरीब हो गए, गरीब यानी कि नीचे कास्ट में चले जाएंगे, ये कभी भी फिक्स नहीं रहता था। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग बनाता था। समझ गए बात को? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, यदि कोई राजपूत है, राजपूत कास्ट से बिलोंग करता है कोई, तो उसका नियम क्या रहता था कि आपको युद्ध में ही जाना है, आपको लड़ाई पीट ही करना है, ये नियम अलग है। उसके बाद मान लो कोई कास्ट है धोबी, तो आपको कपड़ा ही धोना है, ये नियम बना रहता था। तो जिस कास्ट से जो इंसान बिलोंग करता था ना, वहाँ पे अलग अलग नियम रहता था। जैसे राजपूत का अलग रहेगा नियम कानून, धोबी का नियम कानून अलग रहेगा। समझ गए बात को? समझ रहे हो? और उसके बाद फिर यदि सोनार है जो कि सोना चांदी बनाता है, उसका काम केवल सोना चांदी ही बनाना रहेगा। मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू कास्ट या फिर अकॉर्डिंग टू आप जाति कह लीजिए, सबका काम क्या था, बटा हुआ था। लेकिन क्या आज हमारे इंडिया में ऐसा कुछ है क्या? बोलो। नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज जो धोबी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आज बड़े बड़े IAS IPS के बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, है कि नहीं है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हद तक हट चुका है। समझ के बात को? धोबी का काम क्या होता था पहले, कपड़ा धोना, लेकिन आज धोबी क्या कर रहा है, बड़े बड़े IAS IPS के पोस्ट पे है ना? समझ के बात को? तो पहले क्या था ना कि जिस कास्ट से आप बिलोंग करते थे उस कास्ट का काम बांट दिया जाता था, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग, नियम कानून ही लगा दिया जाता था। यानी कि आप इस कास्ट से हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं, आप उस कास्ट से हैं तो वो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको जो मन में आए आप वो कीजिए, क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखो, दीज रेगुलेशंस वे आर मेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स
डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज इन द जाति पंचायत। अब सवाल ये है कि ये नियम कानून बनाता कौन था, ये नियम कानून बनाता कौन था। जैसे मान लो कोई राजपूत कास्ट से बिलोंग करता है, कौन बनाएगा ये नियम कानून कि यदि आप राजपूत हैं तो आपको लड़ाई पीट में ही जाना है, कौन बनाएगा ये नियम कानून? ये नियम कानून बनाएगा नहीं सरकार नहीं, उस समय पे सरकार थोड़ी होता था, राजा भी नहीं बनाता था। ये नियम कानून बनाता था उसी कास्ट के बड़े बड़े इंसान, जैसे राजपूत हो गए, राजपूत में जो कि बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, है ना, वो लोग बना देते थे नियम कानून। यदि आप राजपूत फैमिली में बिलोंग करते हैं, यदि आपका जन्म राजपूत में हुआ है, तो आपका काम केवल और केवल लड़ाई पीट में ही हिस्सा लेना है। ये नियम कानून बनाता कौन था? बड़े बड़े उस कास्ट के बड़े बड़े बुजुर्ग बनाया करते थे। समझ गए बात को? जैसे धोबी केवल कपड़ा ही खींचेगा, वो कौन बनाता था नियम कानून? धोबी के बड़े बड़े जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, बड़े प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, वो लोग बनाते थे इस नियम कानून को। समझ गए बात को? उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड जाति पंचायत। पंचायत का मतलब हम समझते हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कि हर कोई आके मीटिंग कर सके, अपने विचारों को रख सके। और चूंकि ये जाति है, जाति पंचायत है, मतलब क्या कि एक जाति का अलग पंचायत होगा। एक जाति में यानी कि एक पंचायत में, एक मीटिंग में केवल उसी जाति का लोग आ सकते हैं। यही हो गया हमारा जाति पंचायत। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? बट जातिज वेर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। तो जो जाति हुआ करते थे, जैसे देखो मान लो कि हम राजपूत से बिलोंग करते हैं और हम बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं, तो हम क्या किए, नियम कानून बना दिया राजपूतों के लिए कि आपको युद्ध में जाना है तो जाना ही जाना है, बना दिया मान लो। तो क्या हम नियम कानून जो बनाए हैं, तो क्या वो मेरे पे लागू नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो नियम कानून बनाया है उस पर भी लागू होगा और जिसके लिए बनाया गया है उस पर भी लागू होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो नियम कानून एक इंसान के लिए बनता था जिस जाति में, वो उस जाति के सभी लोगों पे लागू होता था। तो हाँ बोलो। जैसे जो बुजुर्ग जो था वो मतलब कौन? मतलब जो बूढ़ा लोग था राजपूत है, हाँ तो अपने फायदा को देख के नहीं बनाता था। नहीं देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कास्ट अलग अलग था उस समय पे, राजपूत अलग अलग था। अब जो भी वो नियम कानून बना दिया, वो जो भी अपना नियम कानून बना दिया, वो सभी को लागू करना पड़ता था, यानी कि सभी को फॉलो करना पड़ता था। समझ गए बात को? चाहे वो जो बनाया है वो हो या फिर जिसने नहीं बनाया है वो हो, सभी को वो फॉलो करना पड़ता था। बात समझ गए? कोई डाउट इसमें? अब चलो उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रीजन एंड एम्पायर को। लेकिन इस टॉपिक में कहीं पे भी कोई दिक्कत, जो भी हम लोग पढ़े हैं इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये समराइज कर सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था 700 CE से लेकर 1700 CE का जो टाइम पीरियड रहा है, ये लगभग 1000 साल का रहा है पीरियड, है ना। यदि इस टाइम पीरियड में आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ आपने क्या क्या बदलाव पढ़े, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहला ये, सबसे पहला तो मैप में बदलाव देखने को मिला, दूसरा चीज़ लैंग्वेज में देखने को मिला, है ना। तीसरा चीज़ किस में देखने को मिला था? तीसरा चीज़ इतिहास में देखने को मिला, यानी कि बड़े बड़े लोग उस समय पे हिस्टोरियन किस प्रकार से हिस्ट्री को पढ़ा करते थे, ये हमको देखने को मिला। उसके बाद फिर ये भी हमको देखने को मिला कि एक ऐसा टाइम पीरियड था ये वाला जिसमें कि अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था। समझ के बात को? अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग नियम कानून बन रहा था, ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर, यानी कि वो एक ऐसा भी समय ये था जिस समय की अलग अलग रीजन फॉर्म हो रहे थे, अलग अलग एम्पायर डेवलप हो रहे थे। अब ये रीजन क्या है, ये एम्पायर क्या है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट यहाँ तक में? कहीं पे भी कोई समस्या? चलो तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये रीजन एंड एम्पायर के बारे में। कोई डाउट? चलो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग।